नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सबसे पहले आपको फर्स्ट इंडिया परिवार की तरफ से रंगों के इस उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन आज हम आपके लिए कुछ खास लेकर आए हैं। पूरे दिन थक गए होंगे गुलाल लगाते, रंग उड़ाते, पानी की बौछारें चलाते, तो अब थोड़ा सा रिलैक्स मोड में आपको लेकर चलते हैं। और आज हमारे साथ जो मौजूद हैं उनके रगों में काव्य बहता है, क्योंकि जो रगों में खून बहता है उससे खून के साथ भी कविता चलती है। तो मानकर चलिए कविता का रस उनको घर से ही मिला और शहर में साहित्य का शुगर लेवल बढ़ने लगा। जब पहला मौका काका हाथरसी के साथ हाथरस में मिल जाए तो फिर काव्य रस को रसातल से आसमान तक पहुंचने से भला कौन ही रोक सकता है। उनको पहला मानदेय 251 रुपए मिला, लेकिन वो उनकी पूंजी नहीं थी। पूंजी थी जब ऑडियंस से आवाज आई वंस मोर वंस मोर। देखते ही देखते चेहरा लाफ्टर चैलेंज तक पहुंच गया और राजू श्रीवास्तव के बाद जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो वही चेहरा जिसने जयपुर को दीवाना कर दिया, क्योंकि ये कवि पैदा ही जयपुर में हुआ, यहीं बड़े हुए, यहीं से पहचान मिली। और जो एपिसोड हिट हुआ वो जुगाड़ पर टिका था। अब जुगाड़ की कहानी क्या है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन जिनका जिक्र हम कर रहे हैं वो हमारे साथ हैं, हमारे सबसे बेहतरीन कवि में से एक, हास्य रस में डूबे हुए एकेश पार्थ जी। एकेश जी, सबसे पहले आपका स्वागत है जी। आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे पहले तो मैं होली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं आपको। पूरा देश, पूरा राजस्थान होली के रंग में रंगा हुआ है, मस्ती के रंग में रंगा हुआ है और उसके साथ साथ चुनाव के रंग में भी रंगा हुआ है। और विजेंद्र भैया, मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं। हर खुशी आपके आसपास होगी, लक्ष्मी आपकी खासम खास होगी। हर खुशी आपके आसपास होगी, लक्ष्मी आपकी खासम खास होगी। सच्ची, अच्छी और निष्पक्ष खबरों के लिए आपको फर्स्ट इंडिया की तलाश होगी। खुश रहे आपके बच्चे, आपकी लुगाई। फर्स्ट इंडिया के करोड़ों दर्शकों को होली पर बहुत 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 बधाई। अब क्या कहें लेकिन आपने जिस तरीके से अपना एक अनुभव के साथ शब्दों का चयन किया है, उन चयन के साथ आपने एक तड़का भी लगाया। वो तड़का आपने लगाया कि चुनाव है और रंग है, और रंग में जब चुनाव रंग जाए तो फिर वो रंग इस तरीके से नजर ना आए कि हम कह दें कि ये हिंदू, ये मुसलमान, ये सिख, ये ईसाई सब एक ही रंग में रंगे नजर आए तो अच्छा लगता है। लेकिन आपके बारे में बहुत से लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कुछ भी शायद नहीं जानते। तो जरा अपने बारे में शुरुआत कीजिए कि कहां से शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई, और पहली कविता क्या आज भी याद है जो पढ़ी गई तो क्या दिल की धड़कनें बढ़ रही थी? विजेंद्र भैया, मेरे को सौभाग्य, जैसा कि आप अभी पूर्व में जिक्र भी कर चुके हैं, मुझे कविता विरासत में मिली। मेरे पिता स्वर्गीय पंडित शंकर निराश हिंदी और राजस्थानी भाषा के एक अच्छे कवि थे, तो कविता संस्कारों में मिली और बचपन से ही कवियों का घर में आना जाना रहा। चाहे सुरेंद्र शर्मा हो, पद्मश्री, पद्म विभूषण गोपाल दास जी नीरज हो, अशोक चक्रधर जी हो, और अन्य बड़े कवियों का घर में आना जाना था। तो कविता का तो बचपन से ही एक लगाव और एक मुझे सुनने का और कविता समझने का, लिखने का तो बड़ा धीरे धीरे शुरू हुआ, क्योंकि बहुत कठिन है कविता लिखना। पूछो उन फनकारों से, वो लोहे को काट रहे हैं कागज की तलवारों से। तो आज भी कविता लिखना तो आया नहीं है और बड़ा मुश्किल है कविता लिखना, लेकिन कोशिश करते हैं अच्छी चीज़ लिखी जाए जो लोगों तक पहुंचे और आशीर्वाद के रूप में पहुंचे। अच्छी चीज़ लिखें और पारिवारिक चीज़ लिखें, स्वस्थ मनोरंजन हो, अच्छा मनोरंजन हो, जिसको सुन के लोग ठहाके लगा सकें, मुस्कुरा सकें। ऐसा लिखा जाए जो देश में हंसा जाए, ऐसा कुछ नहीं लिखा जाए जिससे देश पे हंसा जाए। नहीं, लेकिन कभी तो कोशिश की होगी कि भाई बदलते इस स्वरूप के अंदर, क्योंकि हम देखते हैं कि सोशल मीडिया की चकाचौंध के बीच में वो कभी बहुत ज़्यादा फेमस बहुत कम वक्त में हो जाते हैं जो सीमाओं को लांघ जाते हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि चलिए हम भी कुछ सीमाओं को लांघ जाते हैं? कभी कोशिश नहीं की मैंने। कवि सम्मेलन महीने में एक किया जाए, लेकिन एक ही ऐसा किया जाए जिसे लोग याद रखें। 30 दिन 30 कार्यक्रम करने से अच्छा है। मेरा कहने का मतलब ये है, 5 किलो खीर से अच्छा पाव भर मावा होता है।
तो अच्छा ये है कि अच्छी चीज लिखी जाए। रोज फुअरता परोसी जा रही है चैनलों के माध्यम से। फर्स्ट इंडिया के चैनल पे बैठा हुआ हूं और फर्स्ट इंडिया एक विश्वास का नाम है, एक विश्वसनीयता का नाम फर्स्ट इंडिया है, जिसपे लोग, आप विश्वास नहीं करेंगे, अभी पत्नी फोन पे बात करते हुए बाहर गई और मेरे पास आके बोली मेरे घर के उधर बारिश हो रही है। मैंने कहा रुक जा, अभी मैंने फर्स्ट इंडिया चलाया, मैंने कहा हाँ यार वास्तव में हो रही है। बोले इसका मतलब आपको मेरी बात पे से ज्यादा फर्स्ट इंडिया पे विश्वास है। तो ये होली के रंग की अपनी मस्ती है और एक अपना विश्वास है। इतने सारे लोग कहते हैं कि आप इंस्टाग्राम पे नहीं दिखते हैं, तो विजेंद्र जी मैं किसी भी चैनल पे नहीं दिखूं, लेकिन जिस भी चैनल पे दिखूं तो आप लोगों तक ये खुशखबरी आए कि एकेश जी ने वो चीजें सुनाई जो हम अपनी माँ, बहन, बेटी और परिवार के साथ बैठ के देख रहे थे और सुन रहे थे। तो आपने राजीव श्रीवास्तव के बाद सबसे ज्यादा एपिसोड लाफ्टर चैलेंज 2 के अंदर किए, लेकिन मेरा सवाल यह कि आपकी अभी तक की दिल के जो सबसे नजदीक कविता है वो कौन सी है, जो आप जब गम में होते हैं तो भी गुनगुनाने लगते हैं खुद में, जब मुस्कुरा रहे होते हैं तो भी गुनगुनाने लगते हैं, और जब किसी और भाव में होते हैं तो भी गुनगुनाने लगते हैं? सबसे अच्छी कविता मैंने शुरुआत में लिखी जब देश के कुछ परिस्थितियां ऐसी रही तो ये लगा कि हम चुनाव में बेशक भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करें, कांग्रेस का प्रचार करें, आपका प्रचार करें, आपका प्रचार करें, उनका प्रचार करें, इस प्रचार में या किसी माहौल में हम अपना भाईचारा नहीं भूल जाएं, हमारी एकता, हमारा विश्वास, हमारी अखंडता और हमारा प्रेम कभी कम नहीं हो। इसलिए मैंने 4 पंक्तियां लिखी, मैं फर्स्ट इंडिया के माध्यम से आप सबको पहुंचाना चाहता हूं। रहो देश में जहां भी जो जगह पसंद हो, झगड़े लड़ाई और रक्तपात बंद हो, दुनिया समझती हमको शांति रथ का सारथी, आओ उतारे सब मिल मां भारती की आरती, आओ उतारे सब मिल भारती की आरती। बहुत बेहतरीन। लेकिन रंगों के त्योहार में माँ के साथ साथ जो शब्द इस्तेमाल होता है वो देवर भाभी के रिश्ते को लेकर होता है, और हम देखते हैं कि होली का जो रंग होता है उसमें रिश्ता बहुत अलग तरीके से नजर होता है और अलग तरीके से कवियों के माध्यम से पेश भी किया जाता है। कभी आपने इस रिश्ते को अपने शब्दों के माध्यम से पेश करने की कोशिश की? देवर भाभी मैं घर में बड़ा हूं तो मेरे तो भाभियां तो नहीं है, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि एक शादीशुदा ने अपने आप को कुंवारा बताकर अपने ऑफिस के टाइपिस्ट से खूब प्यार जताया, जी भर के रंगरेलियां मनाई, जब असलियत सामने आई तो लड़की धोखेबाज कह के चिल्लाई, मुझे क्या पता था मुआ मन में बेवफाई रखता है, दफ्तर में प्रेमिका और घर में लुगाई रखता है, इसका कारण बता वरना कर दूंगी बदनाम। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, सांवरे की बंसी को बजने से काम, सांवरे की बंसी को बजने से काम, राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम। लेकिन चंद लाइनें मैंने भी लिखी, क्योंकि मुझे किसी ने कहा कि आप देवर भाभी का जो ये रिश्ता है और इसमें जो मिठास की जगह लोगों ने इसमें इम्प्योरिटी डाली है जी, जो धांधली की है उसको आप दूर कीजिए। तो मैंने कुछ लिखा, सर आपके आ गया हो तो मैं भी चंद लाइनें आपके साथ शेयर करूं कि सदियों से रंगों का त्योहार यूं ही देखो चल रहा है, महीने बदले साल बदले देखो युग बदल रहा है, लेकिन देवर भाभी का प्यार ऐसा आज भी देवर भाभी को रंगने को मचल रहा है। क्या बात है, आज भी देवर भाभी को रंगने को मचल रहा है। अब भाभी क्या करती है वो बताएं, उससे पहले देवर क्या कर रहा है देखिए जी। ऐसा रंग चढ़ाते चेहरे पर भूत बना दे भाभी का, भर बाल्टी पानी फेंक परिधान भिगो दे भाभी का, परिधान भिगो दे भाभी का। अब भाभी क्या कर रही है, जमकर सोटे पड़े देवर पर रंग दिखे फिर भाभी का। क्या बात है, जमकर सोटे पड़े देवर पर रंग दिखे फिर भाभी का, होता जिस्म लाल गुलाल सा दर्द से चिल्लाता देवर भाभी का। और अंत की लाइनों में देवर भाभी का जो संबंध जी, जो प्यार जिसे संसार मानता है वो क्या है कि फिर दिखता भारतीय संस्कृति का वो विधान, देवर
छूता पैर भाभी का, आशीर्वाद मिले फिर भाभी का। क्या बात युग है। बदला साल बदला, ना बदला ऐसा प्यार देवर भाभी का। क्या बात है, क्या बात है विजेंद्र जी। ये जो संस्कार है हमारे, यही संस्कृति हमको, हिंदुस्तान को एक अलग नक्शे पे ले जाकर के खड़ा करती है। आपने अभी जो बात की, मैंने जीवन में सर्वाधिक पंक्तियां मेरे को फर्स्ट इंडिया के माध्यम से पहुंचाता हूं। गम की चोटें जख्मों पर फौलाद से ज्यादा क्या होगी, गम की चोटें जख्मों पर फौलाद से ज्यादा क्या होगी, मां की दौलत दुनिया में औलाद से ज्यादा क्या होगी, मां की दौलत दुनिया में औलाद से ज्यादा क्या होगी। तो ये रिश्तों की सभ्यता और ये संस्कृति निश्चित रूप से आप और हम मौजूद हैं तो कायम रहेगी, मेरा पूरा विश्वास है। बिल्कुल सर, और कहते हैं ना कि अगर कोई रिश्ता है तो उसमें निश्चलता होनी चाहिए, छल कपट नहीं होना बिल्कुल चाहिए। विश्वास है। और चंद लाइनें कि भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है। क्या बात है, भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो भाव से बेड़ा पार है। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन सर, भावनाएं बहती हैं जी, और बहती सही दिशा में भी है और बहती गलत दिशा में भी है। लेकिन आपने तो एहसान कुरैशी साहब के साथ भी काम किया और कुमार विश्वास के साथ भी काम किया। मैंने दो शब्द बहुत जानबूझकर चुने हैं। जी, तो जरा ये बताइए कि वर्तमान में जो माहौल चल रहा है जी। उसमें आपका काव्य पाठ कहां तक आपको लेकर जाता है? क्योंकि अमूमन जब भी हम देखते हैं तो लोग चाहते हैं कि इस काव्य रस के अंदर सियासी रंग भी मिल जाए, तो फिर जोगिरा सारा रारा मजा आ जाए। आपने विजेंद्र भाई दो नामों का जिक्र किया, एहसान कुरैशी और डॉक्टर कुमार विश्वास। आज कुमार विश्वास के बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। उस हिंदुस्तान के उस नक्शे पे दैदीप्यमान नक्षत्र की तरह जो सितारा चमक रहा है, चाहे एहसान कुरैशी हो चाहे डॉक्टर कुमार विश्वास हो, मैं सत्यता से स्वीकारोक्ति करते हुए इस चैनल के माध्यम से ये बात स्वीकार करता हूं, उन दोनों ने इस ऊंचाई तक, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए हम लोगों ने बहुत पापड़ बेले हैं, बहुत मेहनत की है। ट्रेन में यात्रा, जब रिजर्वेशन क्लास के पैसे नहीं होते थे, रात रात भर कवि सम्मेलन से जाग के और दूसरे दिन कवि सम्मेलन में जब सफ़र करते थे, ट्रेन के बाथरूम के पास बैठ करके सफ़र किया है। 200 300 रुपये में पूरी पूरी रात कविताएं पढ़ी है। आजकल के जो लोग सीधे 51,000 का लिफाफा मांगते हैं, हमने 51 रुपये में भी कविता पढ़ी है और उस दर्द को सहा है। इसलिए हो सकता है कुछ लोगों को उस दर्द का पता नहीं हो। और बात रही, पूरा देश चुनावी रंग में है जी। और बुरा न मानो, होली है। ये शराब है खराब, ये शराब है खराब, अब तो मानो आप जनाब, अब खेलो भैया देखो होली जेल में, अब खेलो भैया होली देखो जेल में। अब यूं सोचो जगते सोते, अब यूं सोचो जगते सोते, रो वहां जेल में रोते। बेल कब हो यारों मेरी बेल कब होगी, यारों बेल मेरी देखो कब होगी। विजेंद्र भैया, सच्चाई विजेंद्र जी, कितना मुश्किल बनना, कितना मुश्किल सच्चा बनना, अब ये सोच रहे हैं अन्ना। कितना मुश्किल सच्चा बनना, अब खुद सोच रहे हैं अन्ना। कैसा जिया जलाया मैंने बिना तेल के, कैसा दिया जलाया मैंने बिना तेल के। तो ये चुनावी रंग है और चुनावी मस्ती है, बुरा न मानो होली है। और राजस्थान में भी चुनावी रंग है, तो आप यदि अनुमति दें तो राजस्थान के चुनावी रंग को भी होली की मस्ती में प्लीज, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां गाई हुई गाड़ियों का बुरा नहीं माना जाता है, और सीमा में रह करके कोई भी चीज कही जाए तो उसका बुरा नहीं माना जाता है। भजनलाल जी इस जनता से मांगे ये आशीष, भजनलाल जी इस जनता से मांगे ये आशीष, मेरे खाते में दे देना फिर सीटें 25, जोगीरा सारा रे, जोगीरा सारा रे। एक नया फ्लेवर, मेरा वैभव चमकेगा क्या,
मेरा वैभव चमकेगा क्या सोच रहे गहलोत, मेरा वैभव चमकेगा क्या सोच रहे गहलोत, इधर पायलट जी ने छोड़े अपने नए कपोत, जोगीरा सर जोगीरा सर जोगीरा सर, चारों ओर चुनाव की चौसर, दल सब है तैयार, एक दूसरे पे फिर होगी बातों की बौछार, जोगीरा सर जोगीरा सर। एक तरफ मोदी गारंटी है ना, गारंटी, एक तरफ मोदी गारंटी और राहुल का वादा, जनता माने किसका कम है और किसका है ज्यादा, जोगीरा सर जोगीरा सर। एनडीए का भी आंकड़ा होगा 400 पार, एनडीए का आंकड़ा होगा 400 पार, भीष्म प्रतिज्ञा लिए खड़ा है ये मोदी परिवार, जोगीरा सर जोगीरा सर। सोनिया गांधी और प्रियंका को पूरा विश्वास, सोनिया गांधी और प्रियंका को पूरा विश्वास, अब की बार परीक्षा में क्या राहुल होगा पास, जोगीरा सर। आप गलत समझ गए थे विजेंद्र जी, जोगीरा सर आप बचा गए लेकिन अंत में। जी हाँ, समझने वाले समझ गए, बुरा न मानो, होली है। तो देखिए, सियासत के वो रंग जिनको होली के रंग में रंगा गया और रंग में रंगते हुए कुछ ऐसा सुनाया गया जिसके बाद ये कहना पड़ा कि बुरा ना मानो, होली है। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाएगा, क्योंकि ये जो काव्य पाठ के जरिए भावनाओं को उकेरा जा रहा है, शब्दों के जरिए आप तक पहुंचाया जा रहा है, उसमें हास्य रस भी है, उसमें हकीकत भी है, उसमें वर्तमान भी है और उसमें भविष्य भी। आपका स्वागत है। दरअसल हंसी ठिठोली तो आपको देश के हर चाय वाले के ठेले पर नजर आ जाएगी, क्योंकि जो असली हास्य रस बहता है वो दरअसल उन्हीं जगहों पर बहता है, नुक्कड़ के अंदर, गांव के अंदर, और एसी के अंदर जो प्रोग्राम शुरू हुए वहां वो हास्य रस पीछे छूटते हुए उसमें बहुत सी मिलावट हुई, और इसलिए कई ऐसे प्रोग्राम जो हम कहते तो हैं कि वो हास्य रस में बह रहे हैं, लेकिन वो हास्य रस में अगर बहते हुए नजर आते तो शायद पूरा परिवार उनको देख रहा होता। हर कोई अपने अपने मोबाइल पर, एक ही परिवार का हर इंसान अलग अलग नहीं देख रहा होता। इसलिए हम एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आए कि आप थक गए होंगे पूरे दिन, तो चलिए सब हमारे सामने बैठिए और हम आपके सामने एक ऐसा हास्य रस पेश करेंगे जिसमें कोई मिलावट नहीं है, पूर्ण रूप से पारिवारिक है। एक जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, पूरा देश उनको जानता है एक जी, क्योंकि जनरेशन शिफ्ट होती है, और जब ये बात होती है ना कि भाई पहले का हास्य रस ये था, आज का हास्य रस ये है, आगे का हास्य रस ये रहेगा, तो वो दरअसल कह रहे होते हैं कि आपकी जनरेशन पुरानी है, ये नई जनरेशन है, नई जनरेशन इससे भी बेहतर होगी। तो जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको लेकर आपके पास कोई हास्य रस है कि भाई आज के बच्चे जो हैं या 2000 के बाद के जो बच्चे हैं, 2010 के बाद के बच्चे हैं, क्योंकि वही हमारे घरों के अंदर है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो खुद बाप हो गए? नहीं, आपने मेरी बात छीन ली मुंह की। मैं समझ रहा हूँ कि 2000 के बाद में बच्चे पैदा हो ही नहीं रहे, बाप पैदा हो रहे हैं। अच्छा, मैं आपको सच्चा किस्सा बता रहा हूँ विजेंद्र भैया। एक दिन बेटा बोला मेरा, बोले पापा आपकी शादी हो गई क्या? मैंने कहा यार क्या बेवकूफ टाइप बात कर रहा है। बोले नहीं पापा आप बताओ आपकी शादी हो गई क्या? मैंने कहा यार हो गई। बोले पापा किससे हुई? मैंने कहा बेटा तेरी माँ से हुई। बोले अच्छा पापा घर की घर में ही नहीं पड़ गए। तो बच्चे मैं कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, बाप पैदा हो। अच्छा बच्चे विजेंद्र, आजकल के बच्चे, इंस्टाग्राम के बच्चे, ट्विटर के बच्चे, फेसबुक के बच्चे, व्हाट्सएप के बच्चे। मैंने परसों बेटे से अचानक ऐसे कहा, मैंने कहा तेरी उम्र में लाल बहादुर शास्त्री नदी तैर के पढ़ने जाते थे, वो छूटते बोला, बोले पापा आपकी उम्र में भगत सिंह फांसी पे होगा। तो बच्चों से आप किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं कर सकते हो। अच्छा मैं विजेंद्र पहले पढ़ाता था बच्चों को, तो 2 बच्चे 2 रोज तक स्कूल नहीं आए, 30 रोज आए, तो मैंने क्लास में खड़ा करके डांट लगा दी। मैंने कहा यार परसों नहीं आए भाई? बोले सर एक की पैंट थी, माँ ने धो के सुखा दी इसलिए नहीं आए। मैंने कहा यार बड़े बेवकूफ हो। बोले नहीं सर, मैंने कहा बड़े बेवकूफ हो, कल तो आते। बोले गुरुजी रास्ते में आ रहे थे, बरामदे में आपकी सूख रही थी तो वापस चले गए। तो अच्छा फिर मैंने एक दिन बेटे से कहा, बेटे से मैंने कहा बेटे यार कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो जाए। तो मेरा बेटा मेरे तकिए लगा रहा सर के नीचे,
वाह। मैंने कहा यार बेवकूफ ये क्या कर रहा है? बोले पापा आप ही ने तो मेरे को कहा था कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो जाए। तो बच्चों का कुछ ही मत कहो। मैंने बेटे से कहा, मैंने कहा बेटा तेरी उम्र में लाल बहादुर शास्त्री नदी तैर के शिक्षा ग्रहण करने जाते थे। वो बोला आपकी उम्र में भगत सिंह फांसी पे था, लटक जाओ। तो बच्चों का आपको आजकल कोई इलाज नहीं है और बच्चे बड़े लाजवाब हैं। मैं अभी जो आपने बात कही कि कॉमेडी का रूप बदला, कॉमेडी असली कहां से आती है? हंसी असली विजेंद्र भाई आप भी जमीन से जुड़े हुए हैं, गांव की मिट्टी से जुड़े हुए हैं, गांव की चौपाल से जुड़े हुए हैं। हंसी गांव की चौपाल से, चाय की टपरी से, आम बातचीत की भाषा में बेजड़ की 2 रोटी दीजिए, ऊपर बथुआ साग को, बेजड़ की 2 रोटी दीजिए, ऊपर बथुआ साग को, पुरसन वाली अइयां दीजिए, जइयां फूल गुलाब को। वाह। कॉमेडी के रंग के लिए, कॉमेडी की मस्ती के लिए आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। हास्य हमारे आसपास बिखरा पड़ा है। जो लोग आज भी 2 घंटे का शो, कॉमेडी शो एसी कमरे में बैठ करके देखते हैं, एसी कमरे में ही हंस लेते हैं, एसी कमरे में ही सो जाते हैं, तो वो हंसी एसी की उस ठंड में ठंडी हो जाती है। उसका कारण भी है ना, कहते हैं कि हर कहानी किसी ना किसी की जुबानी कहीं ना कहीं बताई गई होती है, या फिर कहीं से लिखी गई होती है, कहीं से सुनाई गई होती है। और हास्य भी ऐसा ही है। हास्य जब आप परिस्थितियों के आकलन के साथ उनसे जुड़ेंगे तो एक अलग तरीके का हास्य सामने आता है। आपकी जिंदगी में बहुत कुछ घटा होगा, कभी रेलवे स्टेशन गए होंगे, कभी बस अड्डे गए होंगे, कभी भाभी को छोड़ने गए होंगे, कभी बच्चों को छोड़ने गए होंगे। वहां बातचीत भी होगी, क्योंकि हम तो वो हैं जो मैं को भी हम कहते हैं और अपनों को हमारा कहते हैं और दूसरों को पराया कहते हैं। आपने सही कहा। लोगों में एक नई चीज है जिसको हम बुरा भी नहीं मानते हैं, कई बार पूछने की एक आदत होती है। जब फर्स्ट इंडिया ने एक शो किया बड़ा, मैं उसमें नहीं जा पाया, विजेंद्र जी नहीं जा पाए, तो अगले दिन हमारी एक इच्छा रहती है यार अपना जो शो था फर्स्ट इंडिया वाला कैसा रहा, विजेंद्र क्या कपड़े पहन के आया था। एक आदत होती है पूछने की। और सच्चा किस्सा मैं बता रहा हूं, मैं अभी पत्नी को छोड़ने गया विजेंद्र स्टेशन, एक मिल गए, अंकल जी कैसे है? मैंने कहा ऐसे ही। बोला अच्छा यार स्टेशन पे भी ऐसे ही? मैंने कहा नहीं यार वाइफ को छोड़ने आया हूं। कहां जा रही है भाभी जी? मैंने कहा यार वाइफ मेरी जा रही है, ब्लड प्रेशर तेरे हो रहा है। बोले नहीं नहीं बताओ ना भाभी जी कहां जा रही है? मैंने कहा दिल्ली। बोले अच्छा अपनी वाइफ दिल्ली की है? मैंने कहा अपनी से मतलब? मैंने कहा यार अपना फर्स्ट इंडिया हो सकता है, अपने विजेंद्र सिंह हो सकता है। मैंने कहा यार पत्नी तो पर्सनल चीज है यार। बोले नहीं अंकल जी मैं तो ऐसे ही पूछ गया। मैंने कहा तेरे ऐसे ही पूछने में अभी 50% की पार्टनरशिप हो जाती तो ये आदत होती है लोगों की पूछने की। अच्छा विजेंद्र, कुछ लोग ऐसी जगह पूछते हैं जहां कहीं आवश्यकता नहीं है, हंसने की जगह नहीं है। अच्छा आजकल एक नया सिस्टम चल गया है। नया सिस्टम क्या चल गया? आप किसी मरीज से मिलने जाओ हॉस्पिटल में तो गुलदस्ता लेके जाओ और उसके सिराने पे रख दो, बच गया तो ठीक, नहीं तो आपकी तरफ से तो पूछ चली गए। अच्छा मैं एक और चीज मानता हूं विजेंद्र, मिलने जाते ही नहीं, मैंने देखा है, मेरा ऑब्जर्वेशन है। मेरे एक दोस्त की फ्रैक्चर हो गया, मैं उसके पास बैठा हुआ, एक आया, अरे यार लाल कोठी सब्जी मंडी आया था, सोचा 15 मिनट तेरे को सल्टा चलूं। ये क्या कर लिया? मैंने कहा कर नहीं लिया, इनका एक्सीडेंट हो गया। अरे यार बहुत बुरा हुआ, डॉक्टर कौन है? मैंने कहा डॉक्टर सेठी है। अरे यार क्या डॉक्टर है, लाजवाब डॉक्टर है, 1 नंबर के डॉक्टर है। मेरे साले का इलाज भी इन्होंने ही किया था, हालांकि वो तो मर गया, लेकिन डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि आदमी हॉस्पिटल में मिलने जा रहा है या सामने वाले को मारने जा रहा है। अच्छा इससे भी एक गलत जगह पूछते हैं लोग। मैंने सच्चा किस्सा, मैं एक शव यात्रा में जा रहा, अब आप बताओ मेरे को शव यात्रा में कोई हंसी आती है क्या किसी को? अब शव यात्रा में अच्छा एक और बड़ी समस्या है, जून की गर्मी हो और आपने किसी के अर्थी को कंधा दे दिया हो और आधा घंटे तक कोई कंधा चेंज नहीं करने आए, तो समझ लेना 35 मिनट बाद तेरी भी इधर से ही निकलेगी। अब मैं वो आगे आगे चल रहा हूं, शव यात्रा में कंधा देता हुआ एक दोस्त पान की दुकान पे खड़ा हुआ, उसने मेरे को देख लिया, अब वहीं से कह रहा, मैंने कहा यार इसको गिरा दूं क्या? तो एक ने देखा भाई साहब AK जी खुद ही 50 ग्राम के, उसने कंधा चेंज किया। मैं दोस्त के पास गया, बोले यार कौन? मैंने कहा रामलाल। बोले रामलाल कौन? मैंने कहा श्यामलाल का बाप। बोले अच्छा मर गया क्या? मैं कहा नहीं, बांसड़े पे लेट के चांद पहुंच शमशान घाट घूमने जा रहा है।
अरे भाई मर गया जब भी तो ले जा रहे हैं, लेकिन लोग वहां भी पूछते हैं। अच्छा अगला प्रश्न देखो आप मस्ती का, आपको आनंद आ जाएगा क्या क्या पूछते हैं लोग बाग। कैसे मर गए? मैंने कहा कबड्डी खेलते खेलते। अरे यार आप तो मजाक करते हो। मैंने कहा यार बीमार थे तभी मर गए। क्या एज थी? अब ठाका लगाना, क्या एज थी? मैंने कहा 98। बहुत जल्दी सलट गई यार फाइल गुरु की यार। लोग पता ही नहीं पड़ता है, लोग ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं और बड़े अजीबोगरीब प्रश्न करते हैं जिनको आप सुन करके, ये है असली हंसी। बिल्कुल, ये है अपनी मस्ती, ये है अपना रंग। आदमी खुल के हंसे, या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है। क्योंकि जब आप हंसते हैं तो ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, और जब आप किसी को हंसाते हैं तो ईश्वर आपकी प्रार्थना करता है। क्या बात कही आपने, क्या बात कही है कि रोते चेहरे को हंसा दे, इससे बड़ा कोई पुण्य ही नहीं है। लेकिन आपको जब हम सुनते हैं ना, तो बस ये मेरा सवाल है, हो सकता है कि सवाल आपको हंसाए ना जी हंसा ही दिया ना आपने। तो सवाल ये कि आपको जब हम सुन रहे हैं तो नहीं, मैं आज विजेंद्र की बात को काटूंगा। मैं सब को तो हंसा चुका। विजेंद्र, जब मैं सच कहता हूं, जब मैं टीवी शो कर रहा था तो एक दिन विजेंद्र भैया मेरे घर आ गए। आते ही वाइफ ने विजेंद्र जी से पूछ लिया, विजेंद्र भैया चाय बना दूं क्या? ये बोले नहीं नहीं भाभी मेरे को एसिडिटी है। वाइफ बोली हाँ भैया 26 जनवरी से लोकल हो गई। मैंने कहा बेवकूफ, वो एसिडी होती है, इनको एसिडिटी यानी जलन है। वो दूध लेके आ गई, इन्होंने दूध फेंक दिया। दूसरा गिलास लेके आ गई, दूसरा फेंक दिया, तीसरा फेंकने लगे। मैंने कहा विजेंद्र दूध फटा हुआ है क्या? बोले नहीं यार दूध में मक्खी है। मैंने कहा दूध में नहीं है, चश्मे के कांच पे है। ये हंसी है, ये मस्ती है, ये मस्ती के रंग है। चलिए मैं अब ये कोशिश करूंगा कि मैं आऊं, चाय भी पीऊं, दूध भी पीऊं और चश्मा उतार के पीऊं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, स्वागत है आपका। लेकिन आपको हम सुन रहे हैं ना, तो हमें राजू श्रीवास्तव याद आ रहे हैं। उनके साथ आपका भी एक लंबा रिश्ता रहा है, बहुत लंबा रिश्ता, है ना? तो कुछ हमें ऐसा होता है कि आप राजू श्रीवास्तव की तरह लोगों को हंसा रहे हैं, और ये हमारे लिए एक अच्छी बात इसलिए है क्योंकि हम आपके अंदर राजू श्रीवास्तव को ढूंढ रहे हैं और देख रहे हैं। वो गए नहीं है, वो हमारे बीच किसी ना किसी माध्यम से मौजूद जी। बिल्कुल, हंसी का नाम ही राजू श्रीवास्तव। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरीके से वो एकदम पारिवारिक शो करते थे, वो अपने आप में एक बहुत बहुत अलग चीज है। लेकिन हम इस शो को आगे बढ़ाते हैं नेता को लेकर, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कि कवि आज के दौर में दो ही चीजों पर फोकस करता है। एक, जिस तरफ हम जाना ही नहीं चाहते और ना हम इस शो में कभी जाएंगे। दूसरा, नेता, पॉलिटिक्स। तो नेता को कभी आपकी कविता बांध पाई, या नेता शब्द को कभी आपकी कविता परिभाषित कर पाई कि नेता ऐसे होते हैं? देखिए, आपने जो प्रश्न किया वो बहुत अच्छा प्रश्न किया है। नेताओं के बारे में तो स्थितियां विजेंद्र मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं, क्योंकि मेरा तो कवि सम्मेलन और शोज के माध्यम से ही पाला पड़ता है नेताओं से। आपका तो रोज पाला पड़ता है। हमारे किसी वरिष्ठ कवि ने बहुत अच्छी 2 लाइनें कही है, और इस चैनल के माध्यम से उन कवि की 2 लाइनें आप तक पहुंचाता हूं। नहीं, लेकिन पहले इसको क्लियर कीजिए। पाला जब पड़ता है तो 2 तरीके से पड़ता है। एक, जब सही टाइम पे पड़े तो फसल उग जाती है, और पाला अगर गलत टाइम पे पड़ जाए तो फसल मर जाती है। तो ये पाला किस तरीके से पड़ा है मेरे ऊपर? मेरा तो सही तरीके से पड़ा है। जो आपने मेरी बात को उलझा दिया विजेंद्र। हमारे बड़े कवि हैं, उनका मैं नाम लेता हूँ, दिलजीत सिंह रील साहब ने कभी 2 लाइनें लिखी, और आपको हंसी आ जाएगी उनकी 2 लाइनों में। एक आदमी कहीं भीड़ में खो गया है, साला नेता तो नहीं हो गया है। तो अपने आप में एक परिपूर्ण उनकी एक लाइन थी जो मुझे आज भी याद आती है। विजेंद्र भैया, मेरी एक पैरोडी सुनाने का मन है। प्लीज सर, प्लीज प्लीज। लेकिन जहां जहां साला शब्द इस्तेमाल हो, हम उसको भाई कर सकते हैं कि कहीं भाई नेता तो नहीं हो गया। थोड़ा और इसको। हाँ भाई, मेरी लिखी नहीं थी, उनकी जो लाइनें थी मैंने आप तक पहुंचा दी, तो मैं उसमें भाई शब्द में सुधार कर लेता हूं, क्योंकि अच्छी चीजें सीखनी चाहिए हमेशा। और मैं समझता हूं फर्स्ट इंडिया का यही प्रयास रहता है कि सच्ची और अच्छी चीजें सीखी जाए और मन को बुरा ना लगे। हाँ, और किसी को बुरा भी नहीं लगे। मैं कुछ, यदि आप प्लीज प्लीज। होली का त्योहार है, और
नेताओं के बारे में हर कोई अलग अलग तरीके से अपने अपने विचार रखता है, तो मेरे जो विचार मेरे मन में आए वो आपके माध्यम से पहुंचाता हूं। एक नेता को देखा तो ऐसा लगा जैसे खतरनाक मोड़ जैसे, फैला हुआ कोड जैसे, गेंडे की खाल जैसे, ठेके का माल जैसे, कुत्ते की पूंछ जैसे, यक्कू की मूछ जैसे, लेबल सही हो फिर नकली दवा हो, एक नेता को देखा तो ऐसा लगा। तो नेताओं के बारे में जो मेरी बात थी, बेशक किसी को बुरा भी नहीं हर लगे, नेता नहीं है। नहीं, मैंने व्यक्ति से किसी का नाम भी नहीं लिया। और देखिए, जब होली का रंग हो तो कोई भी चीज ढक करके कही जाती है, वो हर चीज मान्य हो जाती है अपने आप में, जहां तक मेरा सोचना है। चलिए सर, अब हम नेता से भी इतर होते हैं जी। आपकी जिंदगी के कुछ पहलू को शब्दों के माध्यम से अगर आप सबके सामने रखना चाहें तो उस तरफ चलते हैं। शादी जब हुई तो पूछा गया होगा कि एकेश पार्थ क्या करते हैं, बड़ा तो पूछा गया का जवाब ये तो नहीं आया कि हंसाते हैं। नहीं, बहुत कठिन प्रश्न पूछ लिया आपने, और वास्तव में जो आपने कहा वही हुआ। जब मुझे रिश्ता लेके मेरे घर पे आए ससुर साहब, तो पिताजी से पूछा भाई एजुकेशन क्या है, तो पिताजी ने बताया कि भाई यहाँ तक पढ़ा लिखा है। ससुर जी ने पूछा बेटा करता क्या है। दोपहर तक? जी हाँ। तो बोले बेटा करता क्या है, करते क्या है वो। पापा जी ने कहा मेरे साहब वो कवि है। बोले वो तो ठीक है, पर करता क्या है। पापा ने कहा साहब कविताएं करता है। बोले वो तो मान गए, तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीराबाई ये भी कवि थे, रामधारी सिंह दिनकर, शिवमंगल सिंह सुमन, मुंशी प्रेमचंद, लेकिन वो काम धंधा क्या करता है। फिर पिताजी ने कहा वो कविताएं करता है और कविताओं के माध्यम से ही उपार्जन का अपने व्यापार करता है। तो लोगों का विश्वास नहीं था। आजकल तो जैसा मैंने आपसे पहले भी कह चुका हूं कि आज कॉमेडी की इंडस्ट्री, कॉमेडी के नाम पर, हंसी के नाम पर आज सर्वाधिक 1 करोड़ रुपए लिया जा रहा है, और नाम बड़ा परिचित नाम है, देश को बताने की जरूरत नहीं। कपिल शर्मा शो देख करके जब लोग देखते भी हैं और सोचते भी होंगे, लेकिन उस समय पर मैं वापस से उसी समय का जिक्र कर रहा हूं जब संबंधों में ये पूछा जाने लगे कि बच्चा करता क्या है। कविता तो ठीक है, पैसे के लिए क्या करता है, पैसे कितने मिलते हैं, कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई रोजगार करता है क्या। लेकिन आज जबरदस्त चेंज आया। खाली इतना सा कह दो कि स्टैंड अप कॉमेडियन है तो लोग समझ जाते हैं निश्चित रूप से खूब पैसे वाला होगा। नहीं, लेकिन ससुराल से आज भी ससुर जी पूछते हैं कि वो तो सब ठीक है लेकिन करते क्या है। नहीं, आजकल तो पत्नी बता देती है ना। अच्छा। बोले पापा ये साड़ी लेकर के आए थे, अभी बेंगलोर गए, 5,000 की आई थी पापा। तो पिताजी समझ जाते हैं कि हमारा कॉमेडियन दामाद वास्तव में लोगों को हंसा भी रहा है और लोगों को गुदगुदा भी रहा है। बहुत बेहतरीन। लेकिन जो आप बीच में हम एक शब्द पर रुक गए थे, बच्चा, कि भैया बच्चे नहीं हो रहे हैं, बाप पैदा हो रहे हैं। जी हाँ। तो आपके घर में जो आपके बाप पैदा हुए हैं, जी हाँ, है ना, उनके अंदर आपके गुण गए हैं, क्योंकि जो एक्चुअल में आपके फादर हैं उनके गुण तो आप में आए। जी हाँ। लेकिन आपके माध्यम से जो बाप आपके ही घर में आपके पैदा हो गए, उन तक पहुंची क्या ये चीजें? अरे एक दिन विजेंद्र जी, सच्चा किस्सा, आपने क्या मेरे मन की बात छीनी। मैं और बेटा दोनों बैठे हुए छत पे टहल रहे थे। तो इसमें बेटा कौन? मेरा बेटा, मेरा बाप ही बोल रहा हूँ। मेरा बाप, आप जो आपने बात कही है उसको मैं सुधार कर लेता हूँ। मैं और मेरा बाप। हाँ। क्योंकि भाई आजकल बच्चों के लिए स्थितियां ऐसी हो गई है। आप फर्स्ट इंडिया का प्रयास रहता है कि अच्छी और सच्ची और बढ़िया स्वस्थ चीजें दिखाई जाए, लेकिन कुछ चैनल्स पे आप ये बात स्वीकारो करोगे मेरे सामने बैठे हुए, कुछ चैनल्स पे ऐसी चीजें आती है जो मैं मेरी बेटी के साथ भी नहीं देख सकता हूँ कई बार, और वाइफ के साथ भी नहीं देख सकता हूँ, मेरी माँ के साथ बैठ के भी नहीं देख सकता हूँ। अच्छा, समस्या वहां पर यह है कि जाने कब दिख जाए, जाने मौका कब भी दिख नहीं जाए। मिलता, हाँ, मौका भी नहीं लगता। अच्छा, कई बार अचानक कोई ऐसा सीन भी आता है ना विजेंद्र, तो मैं कमरे से बाहर चला जाता हूँ, तो बेटा आधा घंटे बाद बुलाता है, डैडी आ जाओ वो सीन गया।
तो स्थितियां ऐसी है। तो अच्छा, वो जो आपने जिक्र किया कि बेटे के साथ चल रहे थे या बाप के साथ, तो आपका ही कहना मान लेता हूं, मैं मेरे बाप के साथ, पिता के साथ छत पे टहल रहा, तो मेरे को अचानक ही टहलते टहलते बोले, आपके पिताजी तो कवि थे ही, एक बात बताओ मेरे को आप। मैंने कहा पूछ। बोले उनके पिताजी भी कवि थे क्या? बोले रियली? मैंने कहा बिल्कुल, तेरे दादाजी के पिताजी भी कवि थे। बोले उनके पिताजी? मैंने कहा बेटा वो भी कवि थे। बोले उनके पिताजी? मैंने कहा यार वो भी कवि थे। बोले उनके? मैंने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तू पूछना क्या चाहता है ये बता। बोले कुछ नहीं, मैं तो बेवकूफी की जड़ ढूंढ रहा हूं। तो जो आपने कहा ना बाप वाला किस्सा, वो देख लो, ये बाप ही काम कर सकता है, क्योंकि आजकल के बच्चे निश्चित रूप से, जब से मेरे घर में टीवी आया है, मेरे बच्चे जवान हो गए, किसी ने कहा है। बहुत बड़ी बात कही आपने, बहुत बड़ी बात। और वो जवान नहीं, वो अपने आप को बहुत विद्वान भी समझते हैं, जबरदस्त विद्वान समझते हैं, जबरदस्त विद्वान समझते हैं। क्योंकि जो पढ़ाई आपने करी होगी, जो पढ़ाई मैंने करी है, आज की जो पढ़ाई है वो हम कल्पना से परे है वो पढ़ाई। 2 दूनी 4। अच्छा, आजकल तो बेटे को कह दो कि 36 रुपए, बोले 36 का मतलब बताना पड़ता है बेटा 36। नहीं, लेकिन वो कल्पना कौन है ये नहीं पूछा जाता। नहीं वो कल्पना के चक्कर में कई बार क्या होता है कि अल्पना खो जाती है, इसलिए नहीं पूछा किसी ने। अच्छा बहुत अच्छे। चलिए, हमें क्योंकि प्रोग्राम क्लोज करना है, तो हम चाहेंगे कि आप अपने अंदाज में प्रोग्राम को क्लोज करें और कुछ 2 या 3 जो भी आपके मन में हो, कुछ ऐसे काव्य रस को हमारे साथ साझा करें। हमारा सौभाग्य होगा जिसके जरिए हमारी स्क्रीन के सामने जो लोग बैठे हैं वो थोड़ा और मुस्कुरा सके, थोड़ा और हंस सके। देखिए, मैं सबसे पहले तो मेरी आज खुशकिस्मती है कि मैं फर्स्ट इंडिया परिवार के इस कार्यक्रम में मुझे आने का सौभाग्य मिला, और बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये सौभाग्य मिलता है कि फर्स्ट इंडिया चैनल पे आके अपनी प्रस्तुति दे। तो मैं सबसे पहले चैनल के लिए कुछ कहना चाहता हूँ, फर्स्ट इंडिया के लिए। लिखा नहीं है कुछ भी रिसालों के वास्ते, लिखा नहीं है कुछ भी रिसालों के वास्ते, उत्तर न बन सके हैं सवालों के वास्ते, और जब भी सियारत इस मुल्क पे छाएगी, फर्स्ट इंडिया की तलाश होगी उजालों के वास्ते, उजालों के वास्ते। और विजेंद्र, जो आपने मेरे से बात कही, मैं अंत में जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में देखो भाईचारा भूल न जाना, इस चुनाव में देखो भाईचारा भूल न जाना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वोट डालने जाना, जोगीरा सर जोगीरा सर, क्योंकि मंदिर के घंटों से जिस दिन स्वर मिल गया अजान का, रूप बदल जाएगा उस दिन अपने हिंदुस्तान का, रूप बदल जाएगा उस दिन अपने हिंदुस्तान का। और जाते जाते पूरा देश चुनावी रंग में है, मुफ्त में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं, वोट ने हमको मारा है और हम लीडरों के सताए हुए हैं, मुफ्त में हम तुम्हें क्या बताएं। चलिए, ये तो हास्य रस हो गया। योगेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। और आपने कहा कि फर्स्ट इंडिया का ने आपको मंच दिया। हम कह रहे हैं कि आप आइए, हमारे लिए भाग्य और सौभाग्य दोनों की बात है कि आपको हमारे दर्शक हमारे माध्यम से सुन पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो हास्य रस में बह रहे हैं, हम पत्रकारिता के रस में बह रहे हैं। इसलिए हर नेता बुरा नहीं, और देश में जो भी परिवर्तन होता है उसमें एक नेता की महती भूमिका होती है। चाहे वो हमारा स्कूल हो, चाहे वो हमारा चिकित्सा हो, चाहे हमारा रोजगार हो, चाहे हमारे उद्योग हो, इनको लेकर जो नीति निर्धारित होती है वो नेताओं की कलम के माध्यम से ही होती है। इसलिए नेताओं को सही चुनिए, ये सच है। लेकिन गम को छुपाइए, हर किसी को मत बताइए, क्योंकि जिसको बताएंगे जरूरी नहीं कि वो गम को समझे। हो सकता है कि वो पीछे से मुस्कुराए, तो ज्यादा अच्छा है आप उसके सामने मुस्कुराइए, क्योंकि एक मुस्कुराहट के पीछे हर गम छुपाया जा सकता है। और आपको मुस्कुराने के लिए ही
हम ये प्रोग्राम लेकर आए थे। नमस्कार।